अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं उम्मे हानी का बहुत ही खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बोझ बांट लेते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये नावल शुरू करने से पहले मैं इसका ख़ुलासा आपको सुनाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहानी है कैसी। वो एक अच्छी कुक है, इसके हाथ में बहुत ही जायका है, हर चीज़ बहुत मज़े की बनाती है, बनी बनाई शेफ़ है। ये जुमले पिछले 2 सालों में इसने बहुत सुने थे। अम्मी, ये इतना क्यों आने लगा है? कई दिन से ये बात कहना चाहती थी कि इसे इतना मत फ्री करें। 2 बार ही तो आया है, वही तो कि 2 बार क्यों आया है? पहली बार तो समझ में आती है कि मिलने आ गया था, दूसरी बार क्यों चला आया? अम्मी, बेहतर होगा कि इसे यूँ रोज़ाना आने से मना करें। आप जानती हैं कि किसी अजनबी का यूँ बार बार आना मुझे डिस्टर्ब करता है। दरअसल हम फजर बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। अंकल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप कोई और बात कहें, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। पहली बात ये कि क्या आप ये जानते हैं कि इशरत ने फजर का हाथ दबाया? वो इसे खामोश होने का इशारा दे रही थी। बेटी की माँ थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि वो कुछ ऐसा वैसा उनके सामने लेकर बैठ जाए। ये कुछ हिस्से तो मैंने आपको सुना दिए। अब चलते हैं बाकायदा इस प्यारे से नावल की तरफ। दूध का पतीला गवाले से लेते हुए इसने सामने रुकती गाड़ी की तरफ कनखियों से देखा। गाड़ी की फ्रंट सीट से एक दुबला पतला सा सांवले नकोश का लड़का बरामद हुआ और छत पे पड़ा अटैची उतारने के लिए आगे बढ़ा। पिछला दरवाज़ा खोले 2 ख़वातीन उतर रही थी, जिनमें से एक इसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन एकदम याद नहीं आया कि कहाँ देख रखा है। इसकी याददाश्त तो गज़ब की थी। कोई चीज़ एक बार आंखों के सामने से गुजर जाती, फिर भला कितने ही साल गुजर जाते इसे याद रहती, मगर इस वक्त याद नहीं आ रहा था। न जाने कहाँ देखा था इन आंटी को। पतीला किचन में रखते हुए इसने जहन पे जोर दिया। मिसेस फजीलत की कॉल आई थी, इन्हें कल रात तक 5 किलो बिरयानी पहुंचानी है। छोटे बेटे की आमीन कर रही हैं तो बहन भाई इकट्ठे हो रहे हैं। तुम सारा सामान देख लो और मुझे बता दो, जो भी चाहिए मैं सुबह सुबह जाके ला दूँगी। इशरत ने इसे किचन से निकलता देखा तो बताया, जब वो बाहर दूध लेने गई थी तो इस वक्त अम्मी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। अब इसे इसी कॉल की तफसील बता रही थी। वो बेध्यानी से बोली, कहाँ गुम हो? बाहर एक खातून अभी गाड़ी से उतरी हैं। बड़ा जाना पहचाना चेहरा था उनका, याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। लो, एक और कीड़ा दिमाग में फंस गया। जब तक निकलेगा नहीं कहाँ चैन मिलने वाला है। इशरत इसकी इस आदत से वाकिफ़ थी। क्या करूं, अब दिमाग में फंस गई है उनकी सूरत, तो जब तक याद ना आ जाए उलझन होती रहेगी। अम्मी की बात पे मुस्कुराते हुए इसने चावलों के डब्बे से चावल निकालकर मापना शुरू किए। चावल तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन चिकन इतना नहीं होगा कि 5 किलो बिरयानी बन सके। चावल वो महीने की शुरू में ही बोरियों की सूरत ख़रीद लेती थी, अलबत्ता गोश्त ज़रूरत के मुताबिक ही आता था। मैं शाम में बाज़ार का चक्कर लगाती हूँ, चिकन का रेट न जाने क्या चल रहा होगा। कहा भी है अम्मी कि मेरे इम्तहानात के दिनों में कोई ऑर्डर मत लिया करें, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ऑर्डर पूरा करना। इसने परात लाकर माँ के सामने रख दी। मैं कहाँ लेती हूँ, अब जो इस तरह एकदम पुराने कस्टमर कॉल कर दें तो मना तो नहीं किया जा सकता। फिर मिसेस फजीलत तो मुँह मांगे दाम देने के साथ कुछ ना कुछ बतौर तहफ़ी भिजवाती रहती हैं। ऐसे कदरदान की हमें भी कदर करनी चाहिए। वो फजर के निकाले गए चावलों को साफ़ करने वहीं लाउंज में ही बैठ गई। इसके में ट्रम चल रहे थे, इसलिए वो आज घर पे थी। कल पेपर देकर आती, इसे बिरयानी बनाना थी, इसलिए परसों के पेपर का भी वो सरसरी से मुतालिया करना चाहती थी। तुम बेफिक्र हो, मैं सब कुछ साफ़ करके सब्जियां काट कर तुम्हारे लिए रख दूँगी। काम आधा हो जाएगा। अरे वो एकदम अपनी जगह से उछली। इशरत ने दिल पे हाथ रख कर इसे देखा। ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी। वो खातून तो लाइबा आंटी थीं। कौन लाइबा? आंटी लाइबा, वलीद और असीद की मम्मा। इशरत ने बेयकीनी से फजर को देखा। सच में अम्मी, वो आंटी लाइबा ही थी जो गाड़ी से उतर रही थी। आप जानती हैं मेरी याददाश्त कोई कभी धोखा नहीं देती। इशरत बिरयानी के लिए रायता तैयार कर रही थी जब दरवाज़े पर बेल हुई। ये फजर के आने का वक्त था, इसलिए वो दरवाज़ा खुला रखती थी, लेकिन अगर फजर होती तो वो सीधा अंदर चली आती, यूँ बेल ना बजाती। लाउंज के सोफे पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए वो बाहर गेट पर आई और अंदर से ही पूछा, कौन है?
मैम इशरत, दरवाज़ा खोलें। इशरत ने गेट खोलते ही हैरत से सामने खड़े सांवले से नौजवान को देखा। पहचाना? वो अपनी शरारती आंखों से इन्हें देखते हुए पूछ रहा था। असीद नोमान। उन्होंने पहचान लिया था। यस मैम, बिल्कुल ठीक पहचाना। कुछ आगे बढ़ा तो उन्होंने इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर दाखिल होते ही सारे घर को यहाँ से वहाँ देखने लगा, जैसे वहाँ अपना बचपन तलाश रहा हो। मेरे बच्चे, 12 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, इतने बड़े हो गए हो। गो कि उन्होंने लाइबा के स्टेटस पे कभी कभार इसकी और वलीद की तस्वीर देखी थी, लेकिन सामने देखने तस्वीर में देखने में फ़र्क होता है। आप कहती थी ना कि स्पेन जाकर तो भूल जाओगे, तो देखें बिल्कुल नहीं भूला। तभी तो कल शाम आया और अभी मिलने भी चला आया हूँ। वो मुस्कुराने लगा। इशरत के सामने इसके बचपन की शबीह लहरा दी गई। जब वो शर्माता था तो ऐसे ही मुस्कुराता था। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो इसे लाउंज में बिठाकर इसके लिए जल्दी से चाय बनाने लगी। तब तक वो लाउंज में बैठकर नज़रें घुमा घुमा के जायज़ा लेता रहा। कुछ भी नहीं बदला आपके लाउंज में, सब वैसे ही है, हत्ता कि ये कुर्सियाँ भी जिन पे बैठकर हम पढ़ा करते थे। इशरत इसकी बात पे मुस्कुराते बाहर आई। क्या बदलना था बेटा, घर और चीज़ें बदलने के लिए हालात का बदलना ज़रूरी होता है। वो बदल नहीं सके। उनके लहजे में हल्का सा दर्द छलका था। असीद ने चौंक कर इन्हें देखा। पहले से काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। हालांकि वो इसकी माँ की उम्र की ही तो थी, इसकी माँ से बड़ी दिखती थी। शायद जिन हालात का वो तस्करा कर रही थी, इन्हीं हालात ने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब तक इसी घर में रह रही होंगी। यूं ही चला आया कि चलकर देखता हूँ कौन लोग रहते हैं, लेकिन अंदर से आपके पूछने पर ही मैं आवाज़ पहचान गया कि ये आप ही हैं। इतने सालों में घर नहीं बदला आपने। मालिक मकान अच्छा है, पुराना साथ है। फजर के बाबा के बाद तो यूँ भी हमें कहीं और जाते डर ही लगता है, तो बस इसी घर में टिके हैं। अल्लाह भला करे कि ये ख्याल करके किराया इस रफ्तार से नहीं बढ़ाते जिस रफ्तार से बाकी मालकान बढ़ाते हैं। तुम लोग तो छत पे ठहरे होगे, कोई मुश्किल हुई तो बताना, मेरा ही कमरा हाजिर है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उनकी इस पेशकश पे वो ममनून हुआ। उनके घर से 2 घर छोड़कर उनका आबाई घर था। 10 साल पहले तक वो ऊपरी पोर्शन में मम्मा के साथ रहते थे। उनकी दादी, दादा और चचा सब स्पेन में थे। बाबा कितने सालों से इन्हें बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तो माली लिहाज से मुश्किलात थी और कागज़ी कार्रवाई भी काफ़ी लंबी चौड़ी थी। लाइबा, असीद और वलीद के साथ तब से पाकिस्तान में ही थी जब से उनकी शादी हुई थी। वलीद और असीद दोनों जुड़वा थे। जब छोटे थे तो बड़ी मुश्किल थी दोनों को इकट्ठे संभालना और घर के साथ बाहर के मामलात भी देखना। ऐसे में इशरत उनकी काफ़ी मदद कर दिया करती थी। दोनों बच्चे शुरू से उन्हीं से ट्यूशन भी पढ़ते थे कि लाइबा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। स्पेन जाने से कबल वो अपना सारा सामान छत पे मौजूद 2 कमरों में बंद करके चले गए थे। दोनों पोर्शन किराए पर दे डाले कि न जाने अब कब आना होगा। अब जब 12 साल बाद लौटे थे तो छत के इन्हीं 2 कमरों को सेट किया था। आप अब भी ट्यूशन्स पढ़ाती हैं? सामने रैक पे बच्चों के रजिस्टर पड़े थे जिन पे नज़र पड़ते ही इसने पूछ लिया। इशरत ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जब तक सांस है कमाना तो पड़ता है, और मुझे तो आता ही यही काम है, बच्चों को पढ़ाना, तो बस लगी हुई हूँ। आपसे अच्छा ट्यूटर कोई हो ही नहीं सकता। इशरत इसकी बात पे चौंकी। दुनिया घूम आए फिर भी यही कह रहे हो? दुनिया घूम कर ही तो पता चला है मैम। वहाँ बाहर स्पेन में तो ट्यूशन्स इतनी महंगी थी कि बाबा अफोर्ड ही नहीं कर सके, इसीलिए मैं ठीक से पढ़ भी नहीं सका। आपने आदतें ही बिगाड़ दी थी, हर चीज़ खुद से करवा कर, मेरी भी और मम्मा की भी। उनके मैं काबू में नहीं आया और ख़ुद से मुझे पढ़ना ना आया तो मर मर कर ओ लेवल ही हो सका है। इशरत ने बुरा सा मुँह बनाया। इन्हें दुख हुआ कि वो ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका। उन्होंने जाते हुए इसे ख़ास ताकीद की थी कि वो बाहर जाकर अच्छा पढ़े। 1-2 बार बाबा ने कहा था कि इसे मैम इशरत से ऑनलाइन पढ़वा लो, लेकिन मैं टिक कर बैठता कहाँ था। इसी वजह से आपसे रब्ता नहीं किया मम्मा ने। अब क्या करते हो? वो उठी कि इसके लिए चाय निकाल कर ला सकें। याद नहीं आप क्या कहा करती थी? वो इस जुमले के बाद बरमला हंसा था। मेरी बात याद रखो वलीद, असीद का जहन बहुत अच्छा है, ख़ास तौर से हिसाब के मामले में, इसलिए इसे बिज़नेस करवाना। इशरत चाय छानते हुए हंस दी। बिल्कुल याद है। मुझे हैरत है कि तुम्हें अब तक याद है। उन्होंने प्लेट में बिस्किट निकाल कर ट्रे में रखे। मुझे तो सब कुछ याद है मैम। जब मैंने पढ़ाई से तंग आकर हाथ खड़े कर दिए तो वहाँ बाबा ने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करवा दिया, जिसमें कुछ सीरियस होकर काम किया तो वो अच्छा चल पड़ा। अब वही कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इशरत ने मेज़ पर ट्रे रखते हुए कहा। अपना एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है जो बाबा और मैं मिलकर देखते हैं। वो भी प्लम्बर की नौकरी कर करके थक गए थे। यहाँ पाकिस्तान का प्लाट बेचा, वहाँ की सारी सेविंग्स भी बिज़नेस में लगाती। जितना लगाया था इससे अच्छा कमा रहा हूँ।
اللہ कामयाब करे। आपको इतना यकीन कैसे था कि मुझ में एक बिजनेसमैन छुपा हुआ है? तब तो मैं 9 साल का था। इशरत ने चाय इसके सामने रखी, प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। एक अच्छा उस्ताद बच्चे के अंदर के सब गुण जान जाता है बेटा। तुम लोगों ने 4 साल मुझसे पढ़ा था, मैं कैसे न जान पाती कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। वो ख़ुद भी अपने लिए आधा कप बना लाई थी। हालांकि वो यूँ बेवक्त चाय नहीं पीती थी, लेकिन मेहमानों का साथ देने के लिए आधा कप बना ही लेती कि दूध ही वो पाव लिया करती थी, जिसमें सुबह शाम की चाय ही बन पाती। ऐसे में किसी मेहमान के आ जाने से मुश्किल होती थी। आपने गुण ही नहीं देखे थे मैम, और भी बहुत कुछ देखा था। संजीदगी से उनकी तरफ देख रहा था। इशरत ने नासमझी से उसे देखा। आपसे जुड़ी कोई बात नहीं भूला हूँ। इसकी आंखें एकदम चमकी। ये बताओ, वलीद भी आया? इशरत ने वलीद के मुतालिक सवाल किया। इसकी यूनिवर्सिटी थी, रिसर्च चल रही थी, छुट्टी नहीं ले सकता था, तो बाबा ने मुझे मामा और फूफो के साथ भेज दिया। दरअसल हमारी खाला की बेटी की शादी है, इसीलिए मामा को पाकिस्तान आना पड़ा। बड़ी खाला की पहली बेटी की शादी, उस पर भी मामा नहीं आ सकी थी। इस वक्त से अब तक दुख में मुब्तला है कि परदेस ने अपने छुड़वा दिए। अब तो बाबा ने कहा कि माँ को लाजमी ले जाओ, वरना ये अगले चंद साल फिर से इसी दुख में गुजारेंगे। माशाअल्लाह, वलीद इतना पढ़ लिख गया है। वो तो शुरू से ही पोजीशन लेता था, इसके लिए पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। निकम्मा तो मैं था। इशरत सर हिलाने लगी। तुम भी पढ़ाई में अच्छे हो गए थे। शुरू में कमज़ोर थे, मैंने बहुत जान मारी तो बाद में चल पड़े थे। क्यों नहीं ज़्यादा पढ़े? वहाँ आप नहीं थी, बस इसीलिए नहीं पढ़ सका। ये बताएं, आपकी वो आइंस्टाइन बेटी कहाँ है? इसे अचानक याद आया, यूनिवर्सिटी गई है, बस आती होगी। इसकी वजह से बहुत बेइज्जत होता था मैं हमेशा। मेरा सबक झट से इसे याद हो जाता था और मेरे सामने दोहरा दोहरा कर कहती थी कि देखो असीत, मुझे याद है, तुम्हें नहीं याद। इशरत हंसती। इसकी याददाश्त हमेशा से अच्छी रही है। कम तो आपकी भी नहीं थी। हमारा सारा सिलेबस उंगलियों पे याद होता था। ज़रा हेर फेर करता तो पकड़ा जाता था मैं। वो हंसा, बिस्किट उठाकर मुंह में डालना। याद ना करना पड़े इसीलिए कभी कोई कॉपी घर में छुपा कर आते थे, कभी कोई किताब, और जवाब देते थे कि स्कूल में टीचर ने रख ली है। और मैं फिर तुम्हारा बैग चेक करती थी। ना मिलने पर वलीद से कहती कि घर जाके चेक करो। घर से कॉपी बरामद हो जाती थी। दोनों एक साथ हंसे। और फिर जो आप मेरे कान खींचती थी वो मुझे अच्छी तरह याद है। इशरत ज़ोर से हंसती। मैं अब भी बच्चों के इसी तरह कान खींचती हूँ। जानती हैं आपकी सख्ती इस वक्त तो स्टूडेंट्स को भी बुरी लगती है, मगर जब कुछ अकल आती है तो एहसास होता है कि इतना कुछ आपसे सीखने को मिला। अगर आप वो सख्ती ना करती तो हम कभी पढ़ाई को इस तरह सीरियस ना लेते। मैं स्कूल से कुछ नहीं सीखता था, जो सीखता था यहाँ ट्यूशन्स में आपसे ही सीखता था। जानती हैं, जब स्पेन गया तो आप इतना याद आई कि अगर मैं इशरत होती तो मुझे स्पेनिश सीखने में बिल्कुल मसला ना होता। अभी तक मुझे ठीक से स्पेनिश बोलने भी नहीं आती। बोल तो फिर भी गुजारे लायक लेता हूँ, लेकिन लिखा और पढ़ना तो बिल्कुल नहीं आता। इशरत चाय का खाली कप लिए सुन रही थी। असीद के मुंह से सब सुनना इतना ही अच्छा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तेज़ी से अंदर दाखिल होती फजर ने सामने बैठे असीद को नहीं देखा। नज़र पड़ती एकदम चौंकी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ झिझक कर इसने सलाम किया। असीद ने मध्यम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। फ़जर, ये असीद है। फ़जर ने सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। लगता है इसे मैं याद नहीं। इसे यूँ फ़जर का नज़रअंदाज करके जाना कुछ अजीब सा लगा था। शायद बाहर की दुनिया में रहने की वजह से इसे औरत का बेतकल्लुफ़ होना ही नॉर्मल लगता था। तुम लोग तो इकट्ठे स्कूल भी जाते थे। तुम इसका ख़ास ख्याल रखते थे कि वो छोटी है, कहीं गिर ना जाए। इसका बैग भारी है तो उठा लेते थे। इसे सब याद है। कल लाइबा को गेट पे देखकर वो पहचान भी गई थी। इसी ने मुझे बताया कि लाइबा ही है। इसकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मैं भूल गया था। मेज़ पे चाय का कप रख कर वो उठ गया। अब चलता हूँ मैम, मम्मा के साथ आऊँगा दोबारा। इशरत इसे बाहर तक छोड़ने गई। वापस लौटी तो फजर के कमरे की लाइट बुझी देखकर यही अंदाज़ा लगाया कि वो सो चुकी होगी। शाम में उठकर इसने बिरयानी का ऑर्डर भी तो मुकम्मल करना था। इस दिन वो अपना अगला ऑर्डर बना रही थी कि गुलशन नायाब वाली मिसेस असफंद के घर अचानक से मेहमान आ रहे थे और इन्हें दही बड़े, शामी कबाब और वाइट सॉस पास्ता बनाकर भेजना था। छोटे से किचन में बड़े ऑर्डर्स का सामान तैयार करना मुश्किल होता था, इसलिए वो लाउंज में आधा सामान रखती थी। फिर इसकी किचन से लाउंज में परेड लगी रहती थी। इस वक्त भी बड़े हल्की आंच पे फ्राई हो रहे थे, जबकि दही और तमाम सब्जियों की कटिंग लाउंज में इशरत कर रही थी। वो किचन में खड़ी शामी कबाब का कीमा चॉप कर रही थी और गाहे बगाहे एक नज़र फ्राई होते बड़ों पे भी डाल लेती। मिसेस असफन ने गुज़श्ता रमज़ान में इससे कफ्तारी के लवाजमात तैयार करवाए थे, तभी इन्हें इसके बनाए माश मूंग की दाल के बड़े बहुत पसंद आए थे।
وہ خود ورکنگ ویمن تھی اور اپنے گھر کی زیادہ تر پارٹیز پہ اسے ہی کھانے کا آرڈر کیا کرتی تھی۔ کوکنگ تو وہی کرتی تھی کہ انہیں خاص اسی کے ہاتھ کا ذائقہ پسند تھا، لیکن عشرت اس کا ہاتھ بٹانے کے غرض سے سبزیاں کاٹ دیا کرتی تھی، جس سے اسے بڑی آسانی ہو جایا کرتی تھی اور کام جلدی نمٹ جاتا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح زیادہ ٹیوشنس نہیں پڑھاتی تھی، وہی بچے پڑھاتی جو فیس اچھی دیتے تھے، اس لیے ان کے پاس خاصا وقت ہوتا تھا۔ مسز اسفن نے کیا وقت دیا تھا سامان پہنچانے کا؟ عشرت نے گھڑی دیکھی جہاں اس وقت دن کے 12 بجنے والے تھے۔ دوپہر 3 تک، ابھی بہت وقت ہے۔ اس نے بھی موڑ کر ایک نظر گھڑی دیکھی، قیمہ چاپ کرنے لگ گئی۔ کسٹمر سے کہا کرو کہ 2 دن پہلے بتایا کریں، ایسی دعوتوں کا آرڈر بڑھاؤ تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ یہ کیا کہ رات کو فون کر رہی ہیں کہ کل دوپہر تک 10 لوگوں کی چائے کے لیے انتظام کر کے بھیجنا ہے۔ اب مہمان جس وقت آنے کا بتائیں گے اسی وقت وہ بھی آرڈر کریں گی نا۔ مسز اسفن نے اسے رات فون کر کے یہی بتایا تھا کہ ابھی ان کے کچھ خاص رشتہ داروں کی کال آئی تھی کہ وہ کل شام کی چائے پہ آ رہے ہیں اور ان کا صبح یونیورسٹی سے آف کرنا ممکن نہیں، اسی لیے وہ ان کے مہمانوں کے لیے شام کی چائے کا سامان بنا کر بھیجتے۔ مہمان تھے بھی ایسے جنہیں متاثر کرنے کے لیے گھر کا پکا کھانا ہی پیش کرنا تھا۔ سو انہیں فجر ہی یاد آئی تھی، جس سے اکثر وہ فروزن آئٹم منگواتی تھی۔ وہ گھر کے سادہ مسالوں اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بناتی تھی۔ اس قسم کے خاص انتظامات کا وہ چارج بھی زیادہ کرتی تھی، جس سے اسے اچھا خاصا منافع ہو جاتا تھا۔ تبھی گیٹ پہ بیل ہوئی۔ اس کے تو ہاتھ قیمے سے اتنے چکنے تھے کہ وہ گیٹ پہ جانے سے رہی، اس لیے عشرت خود چلی گئی۔ باہر سے اندر آتی باتوں کی آواز پہ وہ چونکی۔ یقیناً کوئی مہمان تھا جو عشرت کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پہ اوڑھ سے دوپٹے کو اس نے جلدی سے اوڑھ لیا۔ دروازے سے جھانکا تو عشرت اسید سمیت اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے واپس کچن میں گھس گئی۔ اتنے سارے دہی بڑے، ایک ٹرے میں کرینے سے سجے بڑے اور دوسرے میں مسالے والے دہی میں سلاد کٹا دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہاں ایسی چیزوں کو بہت تلاشنا پڑتا ہے، کبھی کوئی پاکستانی مل جاتا ہے چھوٹا سا سٹال لیے، لیکن اگلی بار جانے پر بھی دوبارہ نہیں ملتا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی ایسا ریسٹورینٹ بھی نہیں جہاں یہ سب بآسانی مل جاتا، اسی لیے ایسی چیزیں کھانے کا دل ہو تو لمبا سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ عشرت مسکرا کر اٹھی، کچن سے اس کے لیے پیالی اٹھانے چلی گئی۔ برتنوں کے ریک میں سے چھوٹا باؤل اور چمچ نکالا تو فجر نے ان کا ہاتھ تھام لیا، سر کے اشارے سے منع کیا۔ یہ اس کا آرڈر تھا، وہ اسے کیسے کسی دوسرے کو دے سکتی تھی؟ مہمان ہے، کھانے کا نہ پوچھنا برا لگتا ہے۔ عشرت نے ہلکی سی سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ فجر منہ بناتے شامی کباب میں پستے ڈالتے ہوئے شامی کباب میں پسی ہوئی پیاز اور سبز مرچیں شامل کرنے لگی۔ لو بیٹا تم ٹرائی کرو۔ اس کی جانب پیالی بڑھاتے ہوئے عشرت نے دہی میں سب سے آخر میں کٹا ہوا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کی۔ لیکن اتنا سارا بنا کس کے لیے رہی ہیں؟ وہ فجر کھانا بنانے کا کام کرتی ہے، انسٹا پہ ایک پیج بھی ہے، وہاں سے اسے آرڈرز ملتے ہیں۔ ابھی بھی ایک آرڈر ملا ہوا ہے، بنا تو وہی رہی ہے، میں تو بس تھوڑی بہت مدد کرواتی ہوں۔ اسید نے بخوشی اپنی پیالی بھری اور ساتھ پڑی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی بھی اوپر ڈال لی۔ عشرت نے خود سے ہلکا سا چاٹ مسالہ بھی چھڑک دیا۔ تمہیں چاٹ مسالہ پسند ہے نا؟ اسید کچھ حیران ہوا۔ آپ کو کیسے یاد ہے؟ مجھے تو اپنے بچوں کی سب باتیں یاد رہتی ہیں۔ اسید نے خوشگوار حیرت سے پہلا چمچ منہ میں رکھا۔ یم، اٹس سو ٹیسٹی، کھاتے ہوئے تعریف اس کے منہ سے نکلی۔ عشرت مسکراتی رہی۔ ایسا ذائقہ تو وہاں کبھی بھی نہیں ملتا، مما بس رمضان ہی یہ مزے کرواتی ہیں۔ وہ رغبت سے کھانے لگا۔ فجر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنا کام مکمل کرتی رہی۔ باہر سے آنے والی اس کے تعریفی جملے نے کچھ خاص اثر نہ کیا۔ اس قسم کے جملے سننے کی تو وہ عادی تھی۔ وہ ایک اچھی کوک ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ ہے، وہ ہر چیز بہت مزے کی بناتی ہے، وہ بنی بنائی شیف ہے۔ یہ جملے پچھلے 2 سالوں میں اس نے بہت سنے تھے۔ کوکنگ اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دی تھی اور تبھی سے ہر کھانے والا اسی قسم کے جملے کہتا تھا، لیکن یہ کام اس نے 2 سال پہلے اس حادثے کے بعد ہی شروع کیا تھا۔ مما کو بھی لے کر آنا نا، مما کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہو رہی، صبح سے جو خالہ کے ساتھ جاتی ہیں تو رات گئے واپس آتی ہیں، وہاں ہم ایسی شاپنگ افورڈ نہیں کر سکتے نا، تو سارے ارمان یہیں پورے کر رہی ہیں۔ عشرت نے سر ہلاتے اس کی پیالی کو دیکھا۔ اور لو نا۔ ان کے اس جملے پر اندر کام کرتی فجر منہ میں ہی بڑبڑائی۔ سب اس کو کھلا دیں، آرڈر پھر بن جائے گا۔ اسے اپنے بنائے آرڈر میں سوائے اتنا چکھنے کے کہ کیسا بنا ہے کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب کچھ آرڈر سے زیادہ بن جاتا تو عشرت اس میں سے کچھ نکال کر شام کی چائے کے لیے سنبھال لیتی۔ اب بھی خاصا بن گیا تھا تو اسی لیے انہوں نے اسید کو کھلانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔
इशरत के कहने पर इसने एक बार फिर से प्याली भर ली। इशरत ने बड़ों का बाउल प्लास्टिक फॉइल से ढांक दिया। दही का बाउल भी तैयार था, वो भी प्लास्टिक फॉइल से कवर कर दिया। ये इसी तरह जाना थे और मिसेस असफन ने खुद बाद में इन्हें मिक्स करना था, वरना बड़े सारा दही पी लेते। फजर तो यूनिवर्सिटी नहीं जाती, यूनिवर्सिटी भी जाती है, साथ ये काम भी करती है, इससे खासा फ़ायदा हो जाता है। काश कि मैं भी स्पेन से ऑर्डर कर सकता। इशरत इसकी बात पे हंसती। तुम जब तक यहाँ हो आ जाया करो, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है हमारे यहाँ तो, कभी ऐसे आइटम, कभी फ्रोज़न आइटम्स। फजर ने माँ की इस बात पे मुट्ठियाँ भींच लीं। इसे अपनी माँ की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो अपने पुराने स्टूडेंट्स के इस तरह लाड उठाती थी, जबकि वो तो इनके पास से जाने के बाद इन्हें बमुश्किल याद रखते। एक वो थी जो ख़ुद इनसे राब्ते में रहती, फ़लाँ कॉलेज जा रहा है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी जाता है, फ़लाँ का वहाँ एडमिशन हो गया, फ़लाँ की शादी हो गई। फजर अक्सर चिढ़ जाती। आप लगी कर रहा करें उनके स्टेटस देखने में, वो कभी ना आपसे मिलने आए और ना कॉल करते हैं। माँ बच्चों के पीछे जाती है हमेशा, बच्चे तो आगे ही भागते हैं, वो प्यार से कहती। ये हकीकत थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह पढ़ाती और इनका ख्याल रखती जैसे कोई माँ अपनी औलाद का रखती है। इन पे सख्ती भी सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं करती थी, बल्कि दीगर बातों का भी ख्याल रखती। सर्दी है तो टोपी क्यों नहीं पहन कर आए, नाखून क्यों बड़े हुए, कल ना कटे हुए तो मैं ख़ुद काटूंगी। और अक्सर के तो काट भी देती। किसी बच्चे के घर से इसे लेने कोई ना आता और देर हो जाती तो घर तक छोड़ने भी चली जाती। अकेले कैसे जाने दूँ, मेरी जिम्मेदारी है। क्या पता आपकी आइंस्टाइन बेटी को बुरा लगे। फजर के तेज़ी से काम करते हाथ थमे थे। बचपन में इसकी जहानत की वजह से इसे आइंस्टाइन कहा करता था। इसे क्यों बुरा लगेगा, तुम आ जाया करो। इशरत ने घड़ी पे वक्त देखा, 1 बज रहा था। वो नमाज अव्वल वक्त पढ़ने की आदी थी, इसीलिए उठ गई। तुम बैठकर तसल्ली से खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तब तक नमाज़ पढ़ाऊँ। असीद ने सर हिलाया और खाते हुए सामने शोकेस में सजी किताबें देखने लगा। ज़्यादातर इकनॉमिक्स की किताबें थी, जिनसे इसे अंदाज़ा हो गया कि फ़जर यकीनन इकनॉमिक्स की तालब है। इशरत ने किचन में जाकर चाय चढ़ा दी। बन जाए तो इसे दे देना, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। फजर ने बेजारी से माँ को देखा। वो जानती थी कि वो इनकी इस आदत से चिढ़ती थी, लेकिन वो इसका बिल्कुल असर नहीं लेती थी। चाय चढ़ाई और वज़ू करने चली गई। जब तक चाय बनी, फजर ने दर्जन कबाब बनाकर ट्रे में सजा दिए और इन्हें प्लास्टिक फॉइल से कवर भी कर दिया। अब खाने से घंटा पहले इसे वाइट सॉस पास्ता बनाना था। अभी खासा वक्त था और इसकी गर्दन दुखने लगी थी। चाय इसने प्याली में छानी और उठाकर बाहर ले आई। सोचा था कि इसे चाय देकर कुछ देर कमरे में जाकर कमर सीधी कर लेगी। इसे सलाम करके चाय इसने मेज़ पे रखी और मुड़ने लगी। असीद ने इससे पूछा, स्टैटिक्स के स्टूडेंट हो? फजर ने सर हिलाया। सामने किताबों के ढेर से मैंने जाना। फजर ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में अलमारी को देखा। जितनी तुम ट्यूशन की जानशी बनी फिरती थी, मुझे लगता था कि डॉक्टरी पढ़ रही होगी। ये इकनॉमिक्स और स्टैटिक्स के सब्जेक्ट क्यों रखे? फजर का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मुकद्दर में यही था, इसलिए मार्क्स नहीं आ सके कि किसी अच्छी जगह एडमिशन होता। एफएससी में बोर्ड की टॉपर थी, 3rd पोजीशन थी मेरी। फजर ने अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगली पे लपेटते हुए मकान के अंदाज में कहा, वाह, तो फिर ये? वो एकदम मुतासिर होकर सीधा हो बैठा। कहा ना, मुकद्दर में यही था। इस बार इसने सख्ती से कहा और अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा ठा बंद किया। वो बिस्तर पर लेटी तो आंसू खुद ब खुद आँखों से बहने लगे। इशरत नमाज़ पढ़कर इसके पास चली आई। तब तक वो चाय ख़त्म कर चुका था। अब मुझे इजाज़त दें मैम। वो अब तक इन्हें मैम ही कहता था, इन्हें अच्छा लग रहा था। लाइबा फारिग हो जाए शादी से तो ज़रूर लाना मेरी तरफ। जी ज़रूर लाऊंगा। दोनों साथ चलते गेट तक आए थे। मैम, एक बात पूछूं? कुछ शशो पंज में था कि आया पूछना मुनासिब होगा भी या नहीं। पूछो बेटा, क्या पूछना है? फजल तो बहुत इंटेलिजेंट थी, फिर इसने मेडिकल क्यों नहीं पढ़ा? इशरत का रंग इसके सवाल पे फीका पड़ा। डॉक्टर ही बनती फजर, बस इसके नसीब में नहीं था। फेल हो जाती तो फिर भी बेहतर था। वो तो टेस्ट दे ही नहीं सकी। एक हादसे ने सब बदल दिया। दुख उनके लहजे से आया था और आंखें भी भर आईं। असीद बेचैन सा हुआ। कैसा हादसा मैम? इशरत ने इसकी तरफ देखा और एक सर्द आह भरी थी। सारा सामान तैयार था और इशरत ने राइडर बुक करवा लिया था। 3 बजे के करीब गेट पे बेल हुई। यकीनन राइडर आ चुका था।
फजर ने जल्दी जल्दी जाकर सामान एहतियात से गाड़ी में रखवाया कि कहीं कुछ गिर ना जाए। भाई एहतियात से, कुछ गिरना नहीं चाहिए, किसी का ऑर्डर है। साथ ताकीद भी कर डाली, बाजी बेफिक्र रहें, हमारा रोज़ का काम है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में कहता हुआ चला गया। इसके कहने पर इशरत ने राइडर का नंबर, पेमेंट मिसेस असफान को भेज दी। कुछ देर बाद उनका शुक्रिया का मैसेज भी आ गया और उन्होंने इसकी बताई पेमेंट झट से ट्रांसफ़र भी कर दी। कुछ एडवांस वो शुरू में ले लिया करती थी, जिससे वो चीज़ें ख़रीद कर लाती थी और बाकी ऑर्डर्स डिलीवर होने के बाद लेती। लेकिन मिसेस असफान जैसे कुछ अच्छे कस्टमर्स भी थे जो ऑर्डर मौसूल होने से पहले पेमेंट क्लियर कर दिया करते थे। थकन का सारा एहसास रकम मिलते ही उतर गया था। अम्मी, ये असीद क्यों इतना आने लगा है? कई दिन से ये बात इशरत से कहना चाहती थी कि इसे इतना मत फ्री हुआ करें। 2 बार ही तो आया है। वही तो कि दो बार क्यों आया है? पहली बार तो समझ में आती है कि मिलने आ गया था, दूसरी बार क्यों चला आया? दूसरी बार भी मिलने ही आया था और आपने इसे मज़ीद आते रहने की ताकीद भी की कि वो रोज़ खाने के लिए चला आया करे। वो तो इसलिए कि लाइबा पूरा दिन घर पे नहीं होती। इन लोगों का छत पे आर्जी ठिकाना है, न जाने खाने पकाने का कोई सिस्टम होगा भी कि नहीं। बाहर से खाना खा खा कर इंसान उकता जाता है तो घर के खाने को दिल करता है। मैंने तो यही सोच कर इसे आने की दावत दे डाली। अम्मी, बेहतर होगा कि इसे यूँ रोज़ाना आने से मना करें। आप जानती हैं किसी अजनबी का यूँ बार बार आना मुझे डिस्टर्ब करता है। वो जानती थी कि हादसे के बाद से वो लोगों से मिलना मिलाना छोड़ चुकी है। किसी के घर जाना, शादी ब्याह में शिरकत करने से वो घबराती थी कि लोग सवाल करेंगे, 100 बातें बनाएंगे। अब भी शायद वो असीद के सवालात से बचने के लिए कह रही थी। मेरा दिल चाहता है कि वो कुछ देर मुझसे बातें करने आ जाया करे। मैं तरस जाती हूँ बात करने के लिए। बच्चे भी अब कुछ देर पढ़कर चले जाते हैं। सारा दिन क्या दीवारों से बातें किया करूं? तुम तो बातें करती नहीं हो मुझसे। वो उनके घर की चिड़िया थी जो अब चहकना भूल गई थी। क्या बात करूं अम्मी? फजर ने नादिम होकर माँ को देखा। पहले क्या बात किया करती थी फजर? बेबसी से माँ को देखती रही। आप जानती हैं पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली बात अब कभी नहीं हो सकती। ज़िंदगी में हादसात और तल्ख तजुर्बात हो ही जाया करते हैं। ज़िंदगी हमेशा एक सी अच्छी नहीं रहती। इस हादसे में तुम्हारा अपना तो कोई इख्तियार नहीं था, तो तुम क्यों ख़ुद को सज़ा दे रही हो? तुम इस सज़ा की मुस्तहिक नहीं हो फजर। जब नया रास्ता चुनने का फ़ैसला किया था तो ज़िंदगी जीने का फ़ैसला भी कर लिया होता। यूँ शौक़ किसी कैफियत कब तक तारी रखोगी? जो हो गया वो फिर भी बदल नहीं सकता। जो मौजूदा है इसमें रहना ही है, तो अच्छे से क्यों ना रहा जाए? माजी को पल्लू से बांध कर क्या हासिल होगा? इशरत की बात पे वो चुप रही, बस अपने दुपट्टे के पल्लू को बार बार उंगली पे लपेटती रही। आप जानती हैं कि मेरी याददाश्त मुझे कुछ भी भूलने नहीं देती। मेरी जिस याददाश्त पे आपको फ़ख्र होता था, मेरी बेटी को सब याद रहता है। आज वही मेरे लिए एक अज़ाब बन गई है। मैं सोचती हूँ मुझे क्यों सब याद रहता है। काश कि मुझे भी भूलने की बीमारी होती। काश कि मैं भी सब आसानी से भूल जाया करती, या काश कि इस हादसे में एक चोट यहाँ भी लगती। इसने अपने दिमाग की जानिब इशारा किया और मुझे सब भूल जाती। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे और वो अपने कमरे में चली गई। इशरत इसका दुख समझती थी। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी वो भी समझती थी, लेकिन वो इसकी मुश्किल आसान नहीं कर सकती थी। उन्होंने ख़ुद को रोने से बाज रखा और किचन समेटने चली गई। रात वो बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो दिल बहुत बेचैन था। जो कुछ हो चुका था इशरत से सब जानकर इसे यकीन ही नहीं आया कि इस लड़की पे इतना कुछ बीत चुका था। इशरत हमेशा से दिल के बहुत करीब रही थी, लेकिन इसे खुद पे अफसोस था कि वो इनसे राब्ते में क्यों नहीं रहा। वो और वलीद जुड़वा थे, दोनों में 2 मिनट के फ़र्क से वलीद इससे बड़ा था। वलीद की निस्बत इसकी रंगत सांवली थी और वो इतना घुलने मिलने वाली फितरत का भी नहीं था। इसलिए सब वलीद को ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि वो नज़रअंदाज हो जाता। लोगों के इस रवैये पे इसे गुस्सा भी ज़्यादा आता था। वजह इसकी मम्मा इसे समझती, वो इसे हमेशा धुतकारती ही रहती और वलीद उससे मुआवजा करती कि वो कितना ज़िम्मेदार, लाइक फाइक और सबसे बना कर रखने वाला है। ऐसे में बाबा इसे वलीद से ज़्यादा अहमियत देते, तो वो ख़ुद ब खुद बाबा से अटैच्ड होता चला गया। बाबा के स्पेन चले जाने से वो ख़ुद को अकेला महसूस करने लगा था। इशरत ने कुछ दिन इन्हें बड़े प्यार से पढ़ाया, फिर भी जब इसने पढ़ाई में ध्यान न दिया तो कुछ सख्ती शुरू कर दी। एक दिन वो मम्मा से मिलने आई थी। वो इन्हें घर में देखते ही पर्दे के पीछे छुप गया था। छुप कर भी इसने मम्मा और मैम इशरत की सारी बातें सुनी थी। कुछ इसकी समझ में आ सकें, कुछ नहीं, लेकिन वो इतना ज़रूर समझा कि मैम इशरत इसके एहसासात को समझती हैं। उन्होंने मम्मा से कहा था कि असीद नज़रअंदाज हुआ बच्चा है, वो किसी चीज़ में ख़ुद से कोशिश नहीं करता, क्योंकि सब वलीद को इसके मुकाबले में ज़्यादा सराहते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। यही हौसला अफजाई अगर असीद को मिले तो बेहतर हो सकता है। मैम इशरत ने लाइबा को समझाया। लाइबा ने कोशिश का वादा किया, लेकिन अमल दिखाई ना दिया।
असीद पर ज़्यादा तवज्जो दें, इसे मोहब्बत और प्यार से समझाएं। इशरत लाइबा को कितना समझाती भला, उन्होंने ख़ुद असीद को पढ़ाई में ज़्यादा वक्त और तवज्जो देना शुरू कर दी थी। अपने हम उम्रों के मुकाबले में इसकी बुनियाद बेहद कमज़ोर थी, इसीलिए उन्होंने लाइबा को मशवरा भी दिया कि वो असीद को मॉन्टेसरी रिपीट करवा दें ताकि इसकी बुनियाद मजबूत हो सके। लेकिन लाइबा नहीं मानी, जिसके नतीजे में असीद पहली जमात में बुरी तरह फ़ेल हो गया। वलीद दूसरी जमात में चला गया और असीद पहली में ही रह गया। तो इशरत ने इस पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। तुम्हें वलीद की तरह नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम वलीद नहीं हो। कोई बात नहीं कि तुम इसकी तरह पोजीशन नहीं ले सकते, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, तुम्हें बस अच्छा पढ़ना है। वो इसको प्यार से समझाती। इसकी बेहतर कारकर्दगी पे वो हमेशा से इसे शाबाश और कुछ ना कुछ इनाम भी देती। वो अक्सर इसे मेरा बेटा असीद कहती तो इसे बहुत अच्छा लगता। वो झेंप जाता। वलीद से अलग होने की वजह से वो पहले से बेहतर हो गया, पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा। वो भले इशरत से शर्माता, कुछ डरता था, लेकिन अंदर से वो इनसे इस वजह से मोहब्बत करता था कि वो इसे समझती हैं। वलीद जब जब इसकी टांग खींचने की कोशिश करता, इशरत इसकी ढाल बन जाती। असीद को गुस्सा आता तो इशरत इसे ठंडा करती। मम्मा की जगह वो इसकी पेटीएम अटेंड करने भी जाया करती ताकि जान सकें कि वो कहाँ और किस वजह से पीछे है। मम्मा को तो बस इसे डांटना ही आता था। एक साल दोहराने से कारकर्दगी इतनी बेहतर हो गई कि वो क्लास का अच्छा स्टूडेंट शुमार होने लगा। इसके रिपोर्ट कार्ड्स पे सितारे लगने लगे, अच्छे रिमार्क्स मिलने लगे। मामा और बाबा दोनों इससे खुश हो गए, लेकिन वो बच्चा अंदर से भूला नहीं कि इस सब के पीछे सारी मेहनत मैम इशरत की थी। बाबा ने उनके बाहर जाने के सारे इंतज़ामात कर डाले थे। जब वो बाहर जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा इसे उदासी इसी बात की थी कि वो मैम इशरत से दूर हो रहा है। इसे आज तक याद था कि जब वो आखिरी बार उनसे मिलने गया था तो मैम कितनी देर इसे खुद से भींचे रोती रही थी। उन्होंने मम्मा से कहा था कि अगर कभी ज़िंदगी में किसी मुकाम पे असीद के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। लाइबा उनकी ममनून थी, लेकिन वो बस मोहब्बत पाश नज़रों से इन्हें देखता रहा था। जहाँ तक फ़जर का ताल्लुक़ था, इससे असीद का ताल्लुक़ बड़ा मुख्तलिफ़ नौइयत का था। वो इसकी ट्यूटर की बेटी थी और इसे बड़ी प्यारी लगती थी। 2.5 साल की छोटी सी बच्ची जो मज़े मज़े की बातें करती थी। वो दोनों पढ़ने जाते, वो भी अपनी किताबें लिए उनके साथ बैठ जाती। अपने छोटे छोटे हाथों से पेंसिल पकड़कर लिखने की कोशिश करती। इसे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए इशरत जो इन्हें पढ़ा रही होती वो सुनकर याद कर लेती। जब वो याद करने की कोशिश में बार बार दोहराता तो इसका सबक इससे पहले फ़जर को याद हो जाता। जब फ़जर ने स्कूल में दाखिला लिया तो वो इन दोनों के साथ ही गाड़ी में जाने लगी। वली तो आगे भाग जाता। असीद फ़जर का बैग उठाकर गाड़ी तक ले जाता, इसे गाड़ी में चढ़ाता और स्कूल के गेट के सामने से हाथ पकड़कर अंदर तक ले जाता कि वो छोटी थी। लेकिन 12 साल बाद वाली फ़जर इस 7 साल की फ़जर से बहुत ही मुख्तलिफ थी जिसे वो छोड़ कर गया था। वो लड़की जिसे अपनी जहानत के बलबूते पर आला मुकाम पे देखने का मुतवक्के था, वो किचन में खड़ी दूसरों के लिए खाने बना रही थी। जिसका चेहरा हमेशा मासूम सी शरारत से चमकता था। उसके चेहरे पे सदियों का दुख रकम था और आंखें बुझी बुझी सी थी। जिस लड़की को इसने बचपन में कभी खामोश बैठी देखा ही नहीं था, अब 12 साल बाद इसे नहीं लगता था कि वो बोलती भी है। और इशरत से पूछने पे जो सच सामने आया था, इसे सुनकर इसका दिल बोझल हो चुका था। रात वो बिस्तर पे लेटी तो असीद का कहा याद आया, जितनी तुम न्यूटन की जानशीं बनी फिरती थी, मुझे लगता था कि डॉक्टरी पढ़ रही होगी। ये इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट क्यों रखे? इसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 साल पहले जब इसने FSC के पेपर्स दिए तो बाबा को ख़ुद से कई सालों पहले का किया वादा याद करवाया। अब मुझे ड्राइविंग सीखनी है, आपने कहा था ना कि यूनिवर्सिटी जाओगी तो ड्राइविंग सिखाऊंगा। बाबा के गले में बाजू डाले उनकी चिड़िया चहक रही थी। अब यूनिवर्सिटी गई तो नहीं ना? अदील ने यूं ही इसे तंग करना चाहा। बाबा, अब ये चीटिंग है। अपनी टॉपर बेटी पे आपको शक है क्या? यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी? इसने नरूठेपन से कहा। दिल हंस दिए। ओके, कल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सुबह फ़जर के बाद जाएंगे, रोड्स खाली होती हैं। एक सुबह जब वो दोनों गाड़ी लेकर निकले थे और फ़जर ही ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। अब इसे काफ़ी अरसा हो चला था गाड़ी चलाते हुए। बाबा, आज नींद से बुरा हाल हो रहा है। गाड़ी चलाने के दौरान इसने कितनी बार अपनी जमाई रोकी, रात को वक्त से सोया करो,
सुबह मेन रोड पे हैवी ट्रक का रश होता था जो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में माल सप्लाई करते थे। फिर जब रोशनी ज़्यादा हो जाती तो इनकी नकलो हरकत बंद कर दी जाती ताकि दीगर ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। इसी वक्त एक ट्रक तेज़ रफ्तारी से उनके करीब से गुजरा। घबरा कर फजल ने गाड़ी तेज़ी से दाएं तरफ ज़्यादा ही मोड़ दी। एक धमाका हुआ और गाड़ी डिवाइडर से टकरा के उलट गई। आखिरी बात जो इसके जहन में थी कि गाड़ी के विंडो स्क्रीन का शीशा टूटकर इसकी आंखों में चुभा था। मज़ीद वो कुछ देखने के काबिल नहीं रही थी। जब इसे होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। आंखों पे पट्टी थी जिसकी वजह से नज़रों के सामने अंधेरा था। अम्मी प्लीज़ मेरी पट्टी खोलें। इसे इस अंधेरे से घुटन हो रही थी। आंखों में ज़ख्म आया। फजर, पट्टी कुछ दिन तक खुलेगी, अभी नहीं। अभी तुम्हें देखने से डॉक्टर्स ने मना किया है। रोने के दौरान इशरत ने इसका हाथ थपका। इसके कंधों बाजू में भी शदीद दर्द था। सर में भी शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। न जाने और कहाँ कहाँ चोट लगी थी। इसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। बाबा कैसे हैं अम्मी? इसे याद था कि इसका बाप इसके साथ ही था जब एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। इन्हें बहुत वक्त लगा था जवाब देने में। बाबा कहाँ हैं? वो क्यों मेरे पास नहीं है? ये कैसे हो सकता था कि इतने बुरे हालों में थी और इसके बाबा ने उसे अकेले छोड़ दिया था। आ जाएंगे, अभी तुम आराम करो। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। ना ज़्यादा बात करो, ना ही उठने की कोशिश करो। जिस दिन इसकी आंखों से पट्टी खुली सब धुंधला था। सर पे हनूस पट्टी बंधी थी। जिस्म का दर्द कम था लेकिन अब भी शदीद ही लगता था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो पहले से बहुत बेहतर है। वो इसे छुट्टी दे रहे थे। इशरत इसका सामान बांध रही थी। बाबा कहाँ हैं अम्मी? वो घर पे तुम्हारे मुंतज़िर हैं। इसका सामान बांधते हुए उन्होंने इसकी तरफ किसी रोबोट की तरह देखा। घर पहुंचते ही इसने बाप को आवाज़ें दी। इशरत ने इसे पकड़ के बिठाया। फजर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। फजर बैठ गई लेकिन बहुत ज़्यादा डर गई। बाप इसे दिखाई नहीं दे रहा था और माँ की बात सुनते ही इसे खौफ आ रहा था। इस एक्सीडेंट में बाबा नहीं रहे। फजर बुत बनी माँ को देखने लगी। इसकी धुंधली आंखों के पीछे इसकी माँ की आंखें भी धुंधली थीं। अदील के सर पे चोट लगी थी। अंदरूनी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन इसके बाद वो खामोश हो गई। मैंने बाबा को मार दिया। बाबा मेरी वजह से चले गए। मैंने उन्हें मार दिया। मैं उनके कातिल हूँ। फूट फूट के रोती। ऐसा नहीं है बेटा, वो एक हादसा था जिसमें तुम भी ज़ख्मी हुई हो। तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। इशरत ने इसे गले लगाना चाहा। मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। इसने चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो खुलकर अकेले में रोना चाहती थी। वैसे तो परेशानी की कोई बात नहीं है लेकिन अब इन्हें अपनी आंखों पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। डॉक्टर के कहने पर इशरत ज़रा सा चौंकी। चोट ज़्यादा गहरी थी लिहाजा कंप्यूटर मोबाइल बहुत देर तक पढ़ना इनकी बीनाई को मज़ीद मुतासिर कर सकता है। फजर की ये सूरत हाल इशरत के लिए खासी तशवीशनाक थी। पर इसके मेडिकल में दाखिले का एंट्री टेस्ट देखिए, आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। डॉक्टर बोल रहा था और इनका दिल बैठ रहा था। वो फजर को घर ले आई। मोबाइल छुपा दिया। एलईडी उतार कर रख दी। इस साल पेपर मत दो। गैप कैसे ले सकती हूँ? इसने हैरत से माँ को देखा। तुम्हारी आंखें भी ठीक नहीं हैं। मेरा साल ज़ाया हो जाएगा अम्मी। मेरा साल ज़ाया हो जाएगा अम्मी। एक साल गैप लेने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। दुनिया में लोग पढ़ाई से गैप लेकर नौकरियां करते हैं, घूमने जाते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है। दुनिया में एक रूटीन है, इसलिए कुछ नहीं होता। इंसान की सेहत सबसे अहम है। तो इतना वक्त मैं फालतू रहकर क्या करूँगी? कुछ करने को नहीं है। तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है, कुछ इस तरफ तवज्जो दो। याद है पिछले साल तुम्हारी एक दोस्त ने तुमसे रमज़ान के लिए रोल्स और कबाब बनवाए थे। तुम इसी तरह इस काम की शुरुआत कर सकती हो। तुम एक अच्छी कुक हो, इस तरफ ध्यान दोगी तो बेहतरीन बन जाओगी। मुझे ये काम करके क्या मिलेगा? मसरूफ़ रहोगी, तजर्बा हासिल होगा। हर लड़की को ये करना ही होता है। मेरी दिलचस्पी इस तरफ नहीं है। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है। आप जानती हैं, रूटीन में करना और बात है और प्रोफेशन बनाना और बात है। शेफ़ बनने के लिए पैदा नहीं हुई मैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो भी तो दुनिया में रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं कि नहीं? तुम यही समझो कि ज़िंदगी फ़िलहाल ऐसे ही गुजारना है। मगर अम्मी, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। फजर, बहस मत करो। फजर ने मज़ीद बहस नहीं की। साल का गैप दिल पे पत्थर रख कर ले लिया। इस दौरान माँ के मशवरे पर अमल किया। इशरत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसका पेज भी बना दिया। एक दूसरे की देखा देखी कस्टमर्स आने लगे। काम चलने लगा। फजर पहले से कम गो हो गई थी। इस दिन वो चेकअप करवा कर लौटी। बिल्कुल चुप चुप थी।
अब मेडिकल के अलावा मुझे क्या पढ़ना है जो मैं आसानी से कर सकूं? इशरत ने चौंक कर इसे देखा। अपनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़कर नेट पे चेक की थी। ज़्यादा पढ़ाई मुझे वक्त के साथ अंधा कर सकती है, मैं जानती हूँ, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई से दूर रहना मुझे पागल कर देगा, मैं ये भी जानती हूँ। मेडिकल ना सही, कुछ और सही, मुझे किताब से जुड़े रहना है। बचपन से मेरी पहली दोस्त किताब ही रही है, इसे नहीं छोड़ सकती। इसे हाथ में लेना, छूना मुझे एनर्जी देता है अम्मी। मेडिकल का ख्वाब छोड़ सकती हूँ, किताब नहीं छोड़ सकती। इशरत ने रोते हुए इसे गले से लगा लिया। ये इन तीनों का ख्वाब था जिससे वो दस्तबरदार हो रही थी। किस्मत इसी का ही नाम है जिसके आगे इंसान बेबस है। वो और फजर दोनों बेबस हो चुके थे। उस दिन वो किचन में एक ऑर्डर बना रही थी। इशरत बाज़ार तक कुछ सामान लेने गई थी। जब गेट पे बेल हुई, फजर गेट खोलने गई तो सामने खुले गेट से ही इसे असीर दिखाई दिया। वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जितना भागने की कोशिश करती वो सामने आ जाता। अम्मी घर पे नहीं है, वो मेरी मम्मा भी घर पे नहीं है और मैं भी जागा हूँ। नाश्ता मिल सकता है क्या? घर में ऑयल और दूध ख़त्म है। फजर कुछ देर शशोपंज में खड़ी रही कि क्या जवाब दे। फिर सर हिलाया और बाहर सहन में बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा किया कि वो वहीं बैठ गया। ये फ़ैन ऑन नहीं होता क्या? वो अंदर किचन में नाश्ता बना रही थी जब बाहर से इसकी आवाज़ आई। 2 हफ्ते पहले तक चलता था, अब शायद ख़राब हो गया है, आप अंदर आ जाएं। इसकी इजाज़त पे वो अंदर लाउंज में चला आया। खामोशी से अपने मोबाइल पे लगा रहा जबकि वो किचन में नाश्ता बनाती रही। आज यूनिवर्सिटी ऑफ थी। वहीं बैठे बैठे इसने पूछा। मिनट्स के बाद 3 छुट्टियाँ थी। इसने भी अंदर से ही जवाब दिया, मैं भी हाई में स्टैटिक्स पढ़ चुका हूँ। फजल ने कुछ अचंभे से किचन से इसे झांका जो अब हाथ में इसकी कोई किताब उठाए खड़ा था। इसे नहीं लगा था कि वो कॉलेज भी गया होगा। कम अज़ कम बचपन में इसके हालात यही थे कि वो स्कूल भी मुकम्मल नहीं कर पाएगा। 1 साल पढ़ के छोड़ दिया। आगे पढ़ता तो शायद इसी में मास्टर्स कर लेता। मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट था तो बस वही स्टार्ट कर लिया। पढ़ाई मेरे जैसों का काम नहीं थी। वलीद को पढ़ने का शौक़ था, वो इकनॉमिक्स में MS कर रहा है। मैं तो हमेशा से पढ़ाई का चोर था। यहाँ तक भी शायद इसीलिए पढ़ लिया कि मैम इशरत ने जाते हुए पढ़ाई जारी रखने की ताकीद की थी। फजर खामोशी से नाश्ता बनाती रही। मुझे लगता है कि हर इंसान के नसीब में एक काम लिखा होता है कि इसने वही करना है। जैसे मेरे नसीब में बिज़नेस था और आपके नसीब में कुकिंग। इससे हमारी पढ़ाई या डिग्री का लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग वो काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, या जो पढ़ा होता है इससे मुतालिक इन्हें काम मिलता ही नहीं, तो इन्हें अपनी फ़ील्ड बदलना ही पड़ती है। बाहर मेरे कितने दोस्त टीचर बन चुके हैं, बिज़नेस पढ़कर ड्राइवरी कर रहे हैं, स्किल सीख कर स्टोर कीपर के जॉब करते हैं। रिस्क कमाने का ताल्लुक़ इंसान की पढ़ाई से नहीं होता, ये मुझे लगता है। फजल ने पराठा और आमलेट इसके सामने रखा और पलट गई। मैंने कभी लाइफ में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया जितना टेस्टी तुम बनाती हो। तुमने प्रोफेशनल कुकिंग का कभी नहीं सोचा? फजल ने चाय का कप इसके सामने रखा, ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सोचा तो ये भी नहीं था, अब कर रही हूँ, क्या पता वो भी करने लग जाऊँ। सोचना चाहिए, तुम इसमें मुकम्मल एक्सेल कर सकती हो। तुम बनी बनाई शेफ़ हो, इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। वो इसका शुक्रिया अदा करके पलट गई। तभी इशरत सामान लिए अंदर दाखिल हुई। अरे असीद आया है। सामान दूसरी मेज़ पे रखते हुए वो इसके पास ही चली आई। नाश्ता करने आया था, मम्मा घर पे थी नहीं और दूध ऑयल भी ख़त्म था। सोचा एक दिन आपके यहाँ से नाश्ता कर लेता हूँ। क्या ही मज़ेदार नाश्ता है। फजर सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी इसे यही कह रहा था कि इसे काम प्रोफेशनल तरीके से शुरू करना चाहिए। इसे अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। इशरत हंसती। फजर ने मुंह बनाया। रेस्टोरेंट के लिए सरमाया कहाँ से लाया जाए? हम तो बस इतना कमाते हैं कि गुज़र बसर हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इशरत चौंकी। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में किसी बिज़नेस का सोच रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अब एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसमें स्किल्स हैं और वो बहुत ग्रो कर सकता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, अगर फजर को कोई एतराज़ ना हो तो। फजर किचन में खड़ी खामोशी से सब सुन रही थी। इशरत हैरत से मुंह खोले खड़ी थी। तुम वाकई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सीरियस हो? मैंने आपसे मजाक कब किया? आपसे मेरा एहतराम का रिश्ता है, मजाक की जसारत नहीं कर सकता। मैं फ़ौरन बाबा से बात करूँगा और वो मान भी जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना इरादा बना लें। जगह फिर हम मिलकर ढूंढ लेंगे, लेकिन ये बात तो है कि पाकिस्तान में कपड़े और खाने पीने का कारोबार नाकाम नहीं होता अगर इंसान टिक कर काम करे तो। अब वो चाय पी रहा था और फजर सब्र के घूंट पी रही थी। इशरत को तो ये नई तजवीज़ बहुत ही पसंद आई थी और वो अभी से इस पे हाँ कर देती। असल बात तो फजर को मनाना थी। मैं फजर से बात कर लूँ?
वैसे भी अभी तो इसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, वो ख़त्म होगी तो ही इस बारे में सोचेगी, क्योंकि ये तो पूरे दिन का काम है। जब तक यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हो जाती टाइमिंग्स शाम से रात की रखी जा सकती है। फिर कौन सा रेस्टोरेंट वो अकेली होगी, मैं प्रॉपर स्टाफ रख कर दूँगा। इशरत तो ये सोच कर ही खुश हो गई थी कि उनकी बेटी को अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने का मौका ख़ुद घर चल कर आया है। आपको क्या ज़रूरत थी इसकी दी हुई पेशकश में इंटरेस्ट लेने की अम्मी? आप नहीं जानती कि मैं एक काम बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहती। एक मजबूरी के तहत काम कर तो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये करते रहना चाहती हूँ। असीद के जाती वो किचन से निकल के इशरत पे पिल पड़ी। इसमें हर्ज क्या है फजर? अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो क्या करना चाहती हो? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम मज़ीद पढ़ाई नहीं कर सकती। ये BS की जिस मुश्किल से दिल पे पत्थर रखकर मैंने तुम्हें इजाज़त दिया ना, तुम इससे वाकिफ़ हो। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। मैं नहीं चाहती कि किताबों के पीछे तुम अपनी आँखें खो दो। रोज़मर्रा के कामों से भी जाओ। इसलिए BS करके इस सिलसिले को ख़त्म करो। और BS करके तुम्हें कौन सी ऐसी जॉब मिल जाएगी जिससे बहुत अच्छी इनकम हो सके और तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि इसने तुम्हें एक काम का हुनर दिया है। इस पर तुम्हें किसी किस्म की मेहनत नहीं करना पड़ी। इसी काम में वो तुम्हारे लिए रिस्क के रास्ते निकाल रहा है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा रहा है। बजाय शुक्र अदा करने के तुम इस मौका को ठुकराना चाहती हो। तुम अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर रही हो। इस तरह बैठे बैठे मौका किसी को नहीं मिलता जिस तरह तुम्हें मिल रहा है। दोबारा कभी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी फजर। इसलिए अच्छी तरह सोच समझ के फ़ैसला करना। अपने मुस्तकबिल को सामने रखो। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या मौक़े हैं भी कि नहीं। इशरत कभी इतनी प्रैक्टिकल होकर बात नहीं करती थी। बिल्कुल गुंग सी माँ को सुनती रही, फिर खामोशी से ऑर्डर बनाने में जुट गई। माँ की बातें इसके चलते हाथों के साथ इसके जहन में किसी फिल्म की तरह चल रही थी, जिन्हें चाहते हुए भी वो झटक नहीं पा रही थी। अम्मी ठीक कह रही हैं, मेरे पास करने को है ही क्या। मैं अगर यह काम नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। इसके चलते हाथ एक सेकंड को रुक गए थे। दोपहर को खामोशी से खाना खाते हुए यही सोच रही थी जब इशरत बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी दुखती कमर पे मुक्के मार रही थी। वो अब ज़्यादा देर एक ही जगह बैठे रहने से थक जाती थी। बढ़ती उम्र ने कमर दर्द का तोहफ़ा इन्हें दिया था, जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिर कब तक वो इन ट्यूशन से घर चला सकती थी। ठीक है कि वो चंद ट्यूशन्स ही पढ़ाती थीं, जो इतनी होती थी कि घर का किराया, इसकी तालीम का ख़र्चा निकल आता था। बाकी के अखराजात पूरे करने के लिए उन्होंने गाड़ी को बतौर टैक्सी एक बंदे को दे रखा था, जो माहाना इन्हें इतनी रकम दे जाता कि उनके अखराजात पूरे हो जाते। फजर की आमदन बतौर सेविंग्स के उनके पास महफूज थी, लेकिन वो इतनी तो नहीं थी कि इससे उम्र गुजारी जा सकती। मुझे असीद के ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए, इसमें ही इस घर की भलाई है। अम्मी को अब रेस्ट की ज़रूरत है, वो घर के साथ अब ट्यूशन नहीं देख सकती। खाने का आखिरी निवाला लेते हुए वो हतमी फ़ैसले पर पहुंच चुकी थी। अम्मी, रात के खाने पे इसने इशरत को मुखातिब किया, जो गर्म पानी की बोतल से कमर की टकोर कर रही थी। मैं असीद के साथ रेस्टोरेंट का काम करूंगी। इशरत जैसे खिल उठी थी। इसे मुझे बतौर हेड शेफ़ अच्छी पे पर रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि अब आप ये ट्यूशन्स का काम छोड़ दें। अब ज़्यादा थकने लगी हैं। ये बात की बात है, जब तक रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल जाता और तुम सेट नहीं हो जाती, तब तक मैं ट्यूशन्स नहीं छोड़ सकती। इशरत तो इसी बात पे खुश थी कि वो मान गई थी। ठीक है, इसे कहिएगा कि मैं ख़ुद एक बार इससे बात करना चाहती हूँ। खाने के बर्तन किचन में ले जाते हुए पलटी। इशरत ने सर हिला दिया। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी चली गई थी, असीद नाश्ता करने वहीं आ गया था कि लाइबा गाँव जा चुकी थी। गांव में उनकी भांजी की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका था। असीद को नाश्ता देते हुए वो इसे फजर के फ़ैसले के मुतालिक बता रही थी। वो मान गई है। मुझे तो सारी रात यकीन ही नहीं आया कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। बस कुछ जज्बाती तकरीर ही की थी मैंने इसके सामने। रात में ख़ुद ही कह दिया कि इसे तुम्हारी पेशकश कबूल है, लेकिन इसे अपनी सैलरी अच्छी चाहिए ताकि वो मेरी ट्यूशन्स छुड़वा सके। असीद ने सर हिलाया। इशरत को इतना खुश देखकर सुकून महसूस कर रहा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रेस्टोरेंट जब अच्छा चल पड़ा तो मैं इसकी सैलरी इतनी कर दूंगा कि आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी और वो रेस्टोरेंट को पूरा वक्त दे पाएगी। इशरत ने सर हिलाया। इतना तो वो समझती थी। वो तुमसे एक बार बात करना चाहती है। ख़ुद भी इससे बात करना चाहता था, लेकिन इसके मिजाज की बदौलत कहते हुए डरता था। फजर लिए दिए टाइप की लड़की थी। शाम की चाय हमारे साथ ही पी लो। इशरत ने झट इसे दोबारा आने की दावत दे डाली। शाम की चाय पे इशरत ने आलू के कटलेट्स और पकौड़े बना लिए, साथ में रायता बना लिया। इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है, जानती भी हैं तेल कितना महंगा हो रहा है।
فجر اکثر ان کی ماں بن جاتی جو فضول خرچی بھی بیٹیوں کو ٹوکتی ہیں۔ 4 کٹلیٹس اور آدھی پلیٹ پکوڑوں میں کوئی اتنا تیل نہیں لگتا۔ عشرت مہمانوں کی میزبانی میں ہمیشہ دل کھلا رکھتی تھی۔ چائے فجر نہیں بنائی تھی، چائے پیالیوں میں نکال کر وہ سارا کچھ ٹرے میں سجائے وہیں لے آئی تھی۔ اسید نے دیکھتے ہی یم کہا تو صرف چائے میں نے بنائی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند کرتا ہے، اسی لیے اس کی خوش فہمی اسی وقت رفع کر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، میم بھی اچھا بناتی ہیں۔ اسی رغبت سے کھانے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ ان چیزوں اور ذائقوں کو اسپین میں بہت مس کرتا تھا۔ آپ نے کچھ کہنا تھا؟ جلد از جلد اس سے سارا معاملہ طے کر کے بابا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کا منہ تک جاتا ہاتھ تھما۔ آپ کام چوری کا ارادہ رکھتی ہیں؟ خدا نخواستہ۔ امی نے میری ایسی تربیت نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اپنی امی کو محنت کرتے دیکھا ہے اور ان سے محنت کرنا ہی سیکھا ہے۔ تو بے فکر رہیے، جو انسان کام چور نہ ہو اس کا کام چل ہی پڑتا ہے۔ جیسے میم اس پورے علاقے میں ایک بہترین ٹیوٹر مشہور تھی اور پیرنٹس اپنے بچے ان سے پڑھانے کے لیے دور دور سے آتے تھے، اسی طرح لوگ آپ کے کھانے بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس کی ایک مثال تو میں خود ہوں، اسپین سے آیا ہوں۔ فجر اس کی بات پہ مسکرائی۔ پہلی بار اسید نے اسے مسکراتے دیکھا تھا اور اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کے چہرے پہ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ آباد کرتے۔ میں یونیورسٹی صرف بس اس حد تک ہی جاتی ہوں کہ میرے کریڈٹ آورز پورے ہو جائیں، کیونکہ مجھے ریکارڈڈ لیکچرز مل جاتے ہیں۔ میرے ٹیچرز جانتے ہیں کہ مجھے زیادہ پڑھنے لکھنے سے ڈاکٹرز نے منع کر رکھا ہے، سو میں لیکچر سن لیتی ہوں کیونکہ پڑھنے کی مجھے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے امید ہے کہ میں ریسٹورنٹ کو مناسب وقت دے پاؤں گی، لیکن جب میرے ایگزامز ہوں گے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا ریسٹورنٹ جانا۔ یہ سب مائنڈ میں رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریے گا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، آپ واحد شیف نہیں ہوں گی، ایک اور شیف بھی میں ہائر کروں گا، اس لیے آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی میم بتا رہی تھی کہ آپ کا لاسٹ ایئر ہے، تو امید ہے کہ زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا اور جلد ہی گاڑی پٹری پہ چڑھ جائے گی۔ بہرحال آپ کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عشرت نماز کے لیے اٹھ کر چلی گئی۔ اسید کی چائے ختم ہو چکی تھی، لیکن کٹلٹس ایک کھانے کے بعد اس نے پھر سے دوسرا اٹھا لیا۔ مجھے خوشی ہے فجر کہ آپ نے اتنا مشکل فیصلہ اتنی آسانی سے کر لیا۔ یقیناً یہ سب آسان نہیں ہے۔ اپنی برسوں کی خواہش کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چننا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن شاید نصیب اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں سے جتنا رزق لکھا ہوتا ہے مل ہی جاتا ہے۔ آپ کے نصیب میں اسی راستے سے لکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس لائن میں بھی آپ کو بہت آگے لے کر جائے گا۔ فجر خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ اس لائن میں وہ کہاں جائے گی کہاں نہیں اس نے نہیں سوچا تھا۔ دل پہ پتھر رکھ کر اس نے لائن بدل لی تھی، وہ بھی امی کے لیے، کیونکہ وہ اب ان کے لیے مزید مشکل کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ ان کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو جیسے ٹھیک لگے وہ آپ کر لیں، لیکن کوشش کریے گا کہ ریسٹورنٹ یہاں گھر سے دور نہ ہو، مجھے آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ اسید نے سر ہلایا، خود بھی یہی پلان کی بیٹھا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہونے دوں گا، اتنا یقین رکھیں۔ فجر نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس لڑکے کو بچپن سے اس کا بیگ اٹھانے، اسے احتیاط سے کلاس میں لے جانے، چھٹی کے وقت اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے کی عادت تھی تاکہ اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اسی کے لیے آسانیاں ہی تو چنتا آیا تھا، اب بھی یہی کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ اسے ایک اچھی جگہ، اچھے ماحول کا حامل ریسٹورنٹ بنانا تھا، جس کے لیے بابا کا اس کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ تم وہاں شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے، یہ بیٹھے بیٹھے ریسٹورنٹ کھولنے کا شوق کہاں سے ہو گیا؟ یہ سچ تھا کہ یہ شوق اسے فجر کو دیکھ کر ہی ہوا تھا۔ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن مزید کسی گروسری سٹور میں ہی، نہ کہ کسی ریسٹورنٹ میں۔ لیکن یہاں آ کر عشرت کے حالات دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اسے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ وہ ان کے حالات بہتر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس ذہین لڑکی کا ایک شاندار مستقبل دیکھنا چاہتا تھا، جو قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکی تھی، جسے بہت اوپر جانا تھا، لیکن ایک حادثے نے اسے بہت نیچے دھکیل دیا تھا۔ اسے دل سے اس کے لیے افسوس تھا۔ بابا وہاں چھوٹے موٹے گروسری سٹور کھولنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں ریسٹورنٹ کھول لیں، بہت بڑا نہ صحیح، ایک چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح۔ یہ تجربہ کامیاب رہے گا، ٹرسٹ می۔ اور وہ کون دیکھے گا؟ ایسے کون سے قابل اعتبار ہنرمند لوگ وہاں بیٹھے ہیں جن پہ سب چھوڑ کر تم یہاں لوٹ سکو؟ قابل اعتبار بندہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر اس نے باپ کو ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ ڈونٹ ٹیل می سن کہ تم عشرت باجی کے ہیلپ کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہو۔ کیوں بابا؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ تو سب جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے ٹیوٹر سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب میں یہاں آپ کے جانے سے اکیلا فیل کرتا تھا اور مما ہی مجھے نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہی تو تھیں جو میرا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھیں۔
انہوں نے مجھے گروم کیا، میری مشکلات کو سمجھ کر ان کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے وہ بھی اس لیے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھائی جاری رکھوں۔ میں بڑا ہو کر اچھا بزنس مین بن سکتا ہوں۔ یا آپ یا ماما نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جانتی تھیں جو مجھے پڑھاتی تھیں۔ بابا آج وہ اور ان کی بیٹی کرائسس میں ہے، تو میں انہیں کیسے اس طرح چھوڑ کر وہاں آرام سے آ سکتا ہوں؟ میں پہلے ہی شرمندہ ہوں کہ میں نے ان سے رابطہ کیوں نہیں رکھا۔ اب میں جب تک ان کے لیے کچھ کر نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے اسید، لیکن فجر اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتی، جبکہ تم بتا رہے ہو یونیورسٹی بھی جاتی ہے، اس کی عمر بھی کم ہے۔ بھلے اسے کام کا تجربہ ہو، لیکن لوگوں سے ڈیل کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ تمہیں کچھ اور بندے رکھنے ہوں گے جو اس کام میں تجربہ کار ہوں۔ بابا نیم رضامند تھے، وہ جانتا تھا کہ بابا کبھی سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمیشہ اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ برملا کہتا تھا کہ ماما ولید کی ہیں اور بابا اس کے ہیں۔ سچ یہی تھا کہ نعمان نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت بھی دیا تھا۔ وہ انکل حماد کا بیٹا اسامہ جو کسی ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہے، اس سے بات کریں، یا ہم اسے مینیجر کی پوسٹ دیں گے۔ باقی ویٹر اور ایک مزید کوک کے لیے میں انٹرویو کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم پہلے بجٹ دیکھو کہ ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہوگی۔ میں آج ہی سے اس پہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ ماں کیسی ہے تمہاری؟ اسے فون کرو تو کبھی نہیں ملتا۔ وہ خالہ کے ساتھ گاؤں جا چکی ہیں، وہاں سگنلز ایشو ہیں۔ میں بھی یہ کام کر کے نکلتا ہوں۔ 2 دن میں اس نے سارے اہم کام نپٹانے تھے۔ وہ نعمان سے نمبر لے کر اسامہ سے ملا، اس سے اپنا آئیڈیا ڈسکس کیا، کچھ مشورے لیے۔ اسامہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ ریسٹورنٹ گرو کرتا تو اس کا مستقبل بھی شاندار تھا۔ اسامہ کے ساتھ جا کر اس نے ریسٹورنٹ کے لیے جگہ دیکھنی شروع کی، اخراجات کا اندازہ لگایا، جیسا سیٹ اپ بنانا تھا اس کے لیے تخمینہ لگاتا رہا۔ 2 دن وہ صبح شام بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ نعمان کو وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا تھا۔ شادی پہ گاؤں جانے سے پہلے اس نے عشرت سے ملنا ضروری سمجھا۔ میں ہفتے کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، لیکن سب اہم معاملات میں نے دیکھ لیے ہیں۔ بس بابا جیسے ہی اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے میں یہ کام شروع کر دوں گا۔ جگہ یہاں سامنے مل گئی ہے، ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ تھا، اب وہ بند ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ خالی ہے، ہم یہیں پہ ایک اچھا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ باقی معاملات میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ آپ بس ایک کام کریں میم، انسٹا اور فیس بک پیج پہ یہ پوسٹ شیئر کر دیں کہ جلد ہی فجر اپنا آؤٹ لیٹ کھولنے جا رہی ہے۔ اس سے اچھی پبلسٹی ہو جائے گی۔ عشرت اس کا جذبہ دیکھ کر خاصی خوش تھیں۔ اس کے بزنس کی کامیابی کی دعا کرنے لگ گئیں، کیونکہ یہ کامیابی ان کی بیٹی کی کامیابی بھی تھی۔ شام میں جب فجر یونیورسٹی سے لوٹی تو انہوں نے اسے بھی بتایا، پتہ نہیں میں کر پاؤں گی بھی یا نہیں۔ اس کی خود اعتمادی متزلزل ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں کر پاؤ گی؟ تم اتنے آرڈرز ڈیل کرتی ہو، یہ بھی کر لو گی۔ عشرت اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ سب ہو جائے گا فجر، تم ہمیشہ سے ذہین اور چیزوں کو آسانی سے ہینڈل کرنے والی رہی ہو، یہ بھی کر لو گی۔ عشرت نے اس کا شانہ تھپکا۔ شادی اٹینڈ کر کے لائبہ عشرت سے ملنے آئی تھی۔ فجر کو وہ خاص طور سے ملی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو ولید اور اسید کے ساتھ کھیلتی تھی، اور لائبہ ہمیشہ سوچتی اللہ جب انہیں کوئی بیٹی دے گا تو وہ فجر جیسی ہوگی، لیکن اللہ کا حکم کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکی۔ شادی سے لوٹ کر اسید ریسٹورنٹ کی تزئین و آرائش میں لگ گیا تھا۔ نعمان اسے ساتھ ساتھ رقم بھیج رہے تھے۔ بڑا فیصلہ تھا۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کے بیٹے نے بڑی ذمہ داری سے فیصلہ لیا تھا۔ تمہاری ماں تو بہت خوش ہے کہ تم کچھ عرصہ مزید پاکستان میں رک رہے ہو، لیکن میں یہاں اکیلے سٹور سنبھال کر بڑا ہی تنگ ہوں۔ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس رات اس نے نعمان کو فون کر کے تفصیلات بتائی تھیں۔ رینوویشن کروانے کے ساتھ اس نے اسامہ کے ساتھ مل کر انٹرویوز بھی کر لیے تھے۔ بابا بس دعا کریں ریسٹورنٹ بہت کامیاب جائے۔ میں اس لڑکی کی خود اعتمادی سے لوٹانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فیلڈ میں نہیں جا سکی، دوسری میں کامیاب ہے۔ پتر، یہ میم عشرت سے محبت کی کہانی نہیں لگ رہی۔ میں نے کبھی اسید کو کسی کے لیے ایسا فکر مند نہیں دیکھا۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے تو وہ ہنس دیا۔ بابا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ ہمیشہ سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے بوجھ خود اٹھا لینا چاہتے ہیں۔ فجر ہمیشہ سے ان میں شامل تھی۔ جب چھوٹی تھی تو بھی یہی کرتا تھا، اب بڑی ہو گئی ہے تو بھی یہی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ نعمان مسکرانے لگے۔ اسید نعمان کو اب بھی فجر عدیل اتنی ہی کیوٹ لگتی ہے جتنی بچپن میں لگتی تھی۔ جو اس کے حصے کا سبق یاد کر کے جھٹ پٹ سنا دیتی تھی تو بھی اسید کو غصہ نہیں آتا تھا، انا پہ ضرب نہیں پڑتی تھی، کوئی حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے پیچھے کیوں رہ گیا۔ بابا ایسی جگہ ہر کسی کی نہیں ہوتی، تو اس خاص جگہ والی کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ کتنی خاص ہے۔
बे साख्ता इसके लबों से नो वे निकला। तुम वाकई इसके लिए सीरियस हो, यही वक्ती जज्बा है? वक्ती कैसे हो सकता है? 12 साल बाद भी इसे देखकर वही सब जहन में ताज़ा है, बल्कि और भी पुख्ता हो गया है। नौमान ने सांस लिया। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? इसे कानूनी तौर पे यहाँ ले आते हैं और यहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं। वैसे भी हमारी लोकेलिटी में तो कोई ढंग का एशियन फूड्स रेस्टोरेंट भी नहीं है। वो मैम को अकेले नहीं छोड़ेगी। इसने ये रास्ता और फैसला इसीलिए चुना है कि इनकी ट्यूशन्स ख़त्म करवा सके। वो इस घर की गाड़ी खुद चलाना चाहती है, वो इन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती है? तो पुत्र, क्या हमें छोड़ दोगे? पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा तो नहीं है? देख, ऐसा ना करना। मैं अकेले कैसे स्टोर चलाऊँगा? मैं तो 3 हफ्तों में ही थक गया हूँ। वलीद को अपने साथ लगाएं, वो भी आपका ही पुत्र है। वो अपनी माँ का बेटा है, मेरे बेटे तुम हो। वो पढ़ने वाला बाऊ आदमी है, वो कहाँ स्टोर पे बैठेगा? इसके तो ख्वाब ही वखरे हैं। मेरा दायां हाथ तो तुम हो। बाबा, आप अभी इस बारे में बात ना करें। तो ठीक है, मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकेगी या नहीं। वो इतनी लाइक फाइक, मैं सदा का निकम्मा, कामचोर, हमारा कोई मेल नहीं है। पसंद करने का मतलब ये तो नहीं अब कि मैं इसके पीछे ही पड़ जाऊँ कि वो मुझे भी पसंद करे। यकीनन वो जितनी ज़हीन है, वो अपने जैसे ही कोई चुनेगी। मुझ में क्या रखा है? तुझ में एक प्यारा हसास दिल रखा है असीद, जो हर किसी के पास नहीं होता। असीद की आंखें नम हो गईं। वो भले ही ज़हीन हो, लेकिन एक हाथ से नहीं, इसकी सारी दुनिया हिलाती है। तुम ये जानते हो भी इसके लिए संजीदा हो, इसका हाथ थामना चाहते हो। क्या कोई ऐसा मिलेगा इसे जो तुम जितना मुखलिस होगा, जो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए लगा रहा है ताकि वो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए? असीद चुप हो गया। इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक बार मुझे इशरत बाजी से बात तो करने दो, देखने तो दो कि उनका जवाब क्या है। अभी नहीं बाबा, अभी इसका ख़ुद पे एतमाद बहाल होना सबसे ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो समझें कि ये सब मैं किसी लालच में कर रहा हूँ। फजर को अपनी सलाहियतें मनवा लेने दें, फिर इस बारे में सोचेंगे। इसने बाप को रोक दिया। रेस्टोरेंट का इफ्तिताह था। स्टाफ के अलावा लाइबा, असीद और इसकी खाला फुप्पो भी थी। रेस्टोरेंट का नाम असीद ने फजर के नाम पे ही रखा था। इफ्तिताह लाइबा और इशरत ने मिलकर किया था। केक इसकी माँ और एक माँ जैसी थी। फजर के कुछ ऑनलाइन कस्टमर्स भी वहाँ आए थे। तुम इतनी यंग हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जितनी जल्दी तुमने अपना मुकाम बना लिया है, तुम इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाओगी। मिसेज़ असफंद ख़ास तौर पर इतनी दूर से आई थी। वो इनकी बेहद मशहूर थी। हमारे ऑर्डर्स बनाना मत भूलना। फजर ने मेहमानों के लिए अपने हाथ से कप केक और कॉफ़ी बनाई थी, जो वो इन्हें सर्व कर रही थी। आपका काम पहले पूरा होगा। आप लोग तो शुरू दिन के साथी हैं। फजर दिल से महसूस करती थी कि जिन लोगों ने इस वक्त उनका साथ दिया जब इन्हें ज़रूरत थी, वो ज़्यादा हकदार थे कि इनको पहले अटेंड किया जाए। कैसा लग रहा है? असीद इसके पास आके खड़ा हुआ। अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ काम करूँगी। कभी इस तरह प्लान नहीं किया था। वो खुश थी, बेयकीन थी या कुछ मायूस थी, वो अंदाज़ा नहीं लगा सका। प्लानिंग तो अल्लाह की होती है। हमारी प्लानिंग तो बस हमारे दिल की ख्वाहिशें होती हैं, और ख्वाहिशें पूरी हो जाएं ये ज़रूरी तो नहीं होता। फजर ने सर हिला दिया। रेस्टोरेंट तुम्हारा है, मैं बस इन्वेस्टर हूँ। तुम इसे जैसे चाहो चला सकती हो। मैं इशरत की बेटी से मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि इस जगह को तुम्हारी मेहनत और मुखलिसी की ज़रूरत है। फजर हल्का सा मुस्कुराती। वो ठीक कह रहा था। वो माँ बेटियाँ पूरे खलूस के साथ अपना काम करती थी। इसका रेस्टोरेंट घर से पैदल की मुसाफत पे था। जहाँ यूनिवर्सिटी की बस इसे उतारती थी, वहाँ से उतर कर वो अकेली रेस्टोरेंट चली जाती थी। रात में इशरत इसे लेने आ जाती। वीकेंड्स पे वो अपना पूरा दिन वहाँ गुजारती कि ज़्यादा रश वीकेंड पे ही होता था। असीद इसे सेटल करके लौट गया था, लेकिन वो इशरत से राब्ते में था। वो इसे बहुत अच्छी टीम बनाकर दे गया था, जिन सब के लिए वो मैम फजर थी। उम्र में इनसे छोटी होकर भी वो इन सब के लिए बॉस थी। उसामा इसका हेल्पिंग हैंड था। इस छोटी सी टीम के हर बंदे के अंदर इस रेस्टोरेंट को कामयाब बनाने की ख्वाहिश मौजूद थी। हर दूसरे दिन असीद उसामा को कॉल करके रेस्टोरेंट के हालात जानता था। काम अच्छा चल रहा था। मेन रोड पे होने की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसका अपनी ज़ात पे एतमाद बहाल हुआ था कि वो ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। अम्मी ठीक कहती थी, कुछ काम तो हमारी घुट्टी में ही होते हैं। ये काम फजर की घुट्टी में था। वो जो कोई सर्टिफाइड कुक नहीं थी, लेकिन अपने काम में इतनी माहिर थी कि कोई कह नहीं सकता था कि वो अब तक महज घर में ही कुकिंग करती रही है। 1 साल के दौरानिए में इस इलाके में रेस्टोरेंट ने अपना अच्छा नाम बना लिया था। इसके ऑनलाइन कस्टमर्स अभी भी इसे इसी तरह ऑर्डर्स करते थे। वो अब भी इससे फ्रोज़न आइटम्स बनवाते थे। अब भी घर के फंक्शंस के लिए खाना तैयार करने का कहते थे।
साल बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म होने पर इसने मुस्तकिल काम संभाल लिया था। इशरत पे इसने दबाव डालकर ट्यूशन छुड़वा दी थी। इस रात इसे उसामा घर छोड़ गया था। इशरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो इसे लेने नहीं आ सकी। लाइबा का फ़ोन आया था, कह रही थी जब तुम लौटोगी तो वीडियो कॉल करेंगी। फजर कुछ हैरान हुई कि लाइबा आंटी को कहाँ से वीडियो कॉल की ज़रूरत पेश आ गई। खाने के बाद लाइबा आंटी की वीडियो कॉल फिर से आने लगी। कॉल अटेंड इशरत नहीं की थी, फजर उनके साथ बैठी थी। दूसरी तरफ लाइबा अकेली नहीं थी, उनके साथ नौमान भी मौजूद थे। पीछे वलीद और असीद भी दूर बैठे दिखाई दे रहे थे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। पूरा घराना क्यों इनसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता था। इशरत बाजी, मैंने सोचा कि बात ऐसी है कि दोनों फैमिलीज़ का पूरी तरह से मौजूद होना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो कॉल की जाए। ऐसी क्या बात है नौमान भाई? इशरत कुछ परेशान सी हो गई। कहीं वो रेस्टोरेंट बंद करने का तो नहीं सोच रहे? लेकिन वो ऐसा क्यों सोचेंगे? काम अच्छा चल रहा था। क्या खबर कोई मजबूरी हो? पैसे की ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है। ये बात मैं एक अरसे से करना चाहता था, लेकिन फ़जर की पढ़ाई की वजह से नहीं कर सका। अब चूँकि इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है और वो अपने काम में भी सेटल हो चुकी है, तो मुझे ये वक्त ठीक लगा। दरअसल हम असीद के लिए फ़जर बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। उम्मीद है आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। इशरत तो कुछ हैरान सी फ़जर को फिर स्क्रीन को देखने लगी। फ़जर तो जैसे शॉक थी। एकदम मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? हम आपस में मशवरा करके ही बता सकते हैं। इशरत की तो समझ से बाहर था कि क्या जवाब देती। अंकल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप कोई और बात कहें, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। पहली बात ये कि क्या आप ये जानते हैं कि इशरत ने फ़जर का हाथ दबाया। वो इसे खामोश होने का इशारा दे रही थी। बेटी की माँ थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि फ़जर हर किसी के सामने अपनी बीमारी का जिक्र लेकर बैठ जाए। इस तरह तो कोई इसे नहीं अपनाएगा। वो बीमार थी, ये ठीक था, लेकिन ज़िंदगी के मामूलात तो ठीक से चल रहे थे। फिर क्या ज़रूरत थी हर किसी के सामने इस तस्करे का? लेकिन फ़जर को कौन समझाता? बेटा, असीद ने मुझे बताया था। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि असीद को कोई एतराज़ नहीं है। ये रिश्ता हम इसकी पसंद से कर रहे हैं। वैसे भी शिफा और बीमारी तो अल्लाह के हाथ है। इस पे किसका अख्तियार? जो हादसा आपके साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कोई भी किसी लम्हे कुछ भी खो सकता है। ये तो अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, जब चाहे किसी को दे दे, जब चाहे ले ले। हमारा क्या अख्तियार? मैं अम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं अम्मी को अकेले इस घर में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, पाकिस्तान से बाहर तो कभी भी नहीं। इस बात पे नौमान और लाइबा ने एक दूसरे को देखा और पीछे दूर बैठा असीद कुछ बेआराम हुआ। हालांकि इसे अंदाज़ा था इतने 2 टोक इनकार की शायद वो उम्मीद नहीं रखता था। इसने असीद का नाम लिए बिना एक अमूमी बात कह डाली। क्या ये आपका हतमी फ़ैसला है? नौमान अब भी नॉर्मल थे, लेकिन लाइबा के मिजाज कुछ बरहम थे, जैसे इन्हें इसकी बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। जी बिल्कुल, ओके बेटा, हम इस बारे में सोचते हैं। आप भी सोच लें। वो उनको खुदा हाफिज़ कहकर इशरत को इनसे बात करता छोड़कर अपने कमरे में चली गई। तुम हमेशा मुझे मुश्किल से निकालते रहे हो असीद। काश अब भी तुम इस मुश्किल से मुझे निकाल दो। मेरा बोझ उठाओ मत, बस बांट लो। अपने बिस्तर पे लेटते हुए इसने आखिरी बात यही सोची थी। तुम्हें पूरी दुनिया में वही लड़की क्यों मिली है असीद, जो अपने मुँह से कह रही है कि वो किसी वक्त भी अंधी हो सकती है? और तो और वो यहाँ आने के लिए तैयार तक नहीं है। कॉल बंद करने के बाद लाइबा ने असीद की क्लास ले डाली। वो मुनाफिक नहीं है, इसलिए खोलकर सब कह रही है। कम से कम उन लड़कियों से बेहतर है जो आप मेरे लिए तलाश करती हैं। वो फ़जर के लिए कुछ बुरा सुनने के मूड में नहीं था। तुम्हारी फुप्पो की बेटी भी तो है मोना, तुम इसके लिए क्यों नहीं सोचते? जब बाबा हमें छोड़कर स्पेन आए थे तो आप ख़ुद कहती थी ना कि कोई रिश्तेदार हमें नहीं पूछता कि हम किस हाल में। कोई नहीं पूछता कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। किसी को याद तक नहीं कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। तब याद है आप हमारी स्कूल की ज़्यादातर स्टेशनरी के लिए मैम इशरत से कहती थी कि वो ला दें। वो सब ला देती थी। कभी अदील अंकल से मंगवा देती थी। हमारी वैन नहीं आती थी तो अदील अंकल हमें छोड़ देते थे। आप अस्पताल जाती थी तो हमें मैम इशरत के पास छोड़ जाती थी कि ग्रोसरी तक वो कर देती थी। वो हमारा मुश्किल वक्त था जिसमें उन्होंने हमारा साथ दिया। जब कोई फुप्पी खाला नहीं आती थी, अब उनका मुश्किल वक्त है तो मैं उन्हें तन्हा छोड़ दूँ? मैं पहली इस बात पे ख़ुद से नाला हूँ कि मैंने इतने साल उनकी ख़बर नहीं ली। अब ये गलती दोबारा तो नहीं करूँगा। तुमने उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, यही उनके एहसान का बदला है। अब क्या ज़रूरी है कि इसे ज़िंदगी में शामिल भी करो? लाइबा इस रिश्ते के हक़ में नहीं थी।
मम्मा, मुझे बचपन में किसी ने जज्बाती तौर पर समझा तो वो आप नहीं थी, मैं इशरत थी। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। मैं ज़िंदगी के इस फेज़ से कभी नहीं निकल सकता। फजर से शादी कोई आसान नहीं है, पसंदीदगी है जो बचपन से इसके लिए है। वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो और बात है, मैं किसी तरह पीछे नहीं हो सकता। लाइबा, मेरे ख़्याल में ये असीद की ज़िंदगी का फ़ैसला है, इसे ख़ुद लेना चाहिए। हम वालिदैन होने की वजह से इस पर दबाव ना ही डालें तो अच्छा है। हमने खिदमत के लिए बहू नहीं लानी, असीद ने अपने लिए लाइफ पार्टनर लानी है जिसके साथ इसने रहना है। नौमान ने तरीके से लाइबा को टोक दिया कि वो असीद से बहस मत करें। बाबा, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कम अज़ कम तब तक जब तक वो वहाँ रहना चाहती है। नौमान इसके फ़ैसले पर खामोश हो गए। ये तो वो भी नहीं चाहते थे कि वो इन्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन उनके लिए इसकी खुशी भी तो अहम थी। अगर तुम यही चाहते हो तो हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इस बार लाइबा ने कोई मुज़ाहिमत नहीं की। वो रेस्टोरेंट से घर उसामा के साथ ही आई थी। अम्मी ने फ़ोन करके कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। और आज जब वो लाउंज में दाखिल हुई तो सामने असीद खड़ा था। आप? अचानक। इशरत, उसामा, किसी को भी खबर नहीं थी कि वो आ रहा है। सबके लिए सरप्राइज़ ही था। मैं बड़े फ़ैसले अचानक ही लेता हूँ। खामोशी से वहीं बैठ गई। इस दिन की कॉल के बाद इन लोगों की तरफ से दोबारा रब्ता नहीं हुआ था। इसे और इशरत को यही लगा था कि वो लोग फजर की इन दो बातों की वजह से पीछे हट गए। इशरत यही सोच रही थी कि इन दो बातों की वजह से तो फजर कभी शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने बड़े दिल वाला इसे कहाँ मिलेगा। उन्हें दुख था कि असीद जैसा अच्छा बच्चा भी पीछे हट गया, लेकिन वो बड़े दिल वाला है, इसने साबित कर दिया था। तभी तो आज इनके लाउंज में बैठा था। आपकी पहली बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि बाबा ने कहा, पढ़ना होता तो सब जानकर भी क्यों रिश्ता भेजता। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी आप देख रही हैं कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान चला आया हूँ हमारे रेस्टोरेंट को संभालने, अपनी लाइफ सेट करने। क्या कोई तीसरी बात भी है जो आपको करनी है तो अभी कर दें, ताकि मैं इसका भी हल निकाल लूँ। फजर खामोश सर झुकाए बैठी रही। इसे इसका रेस्टोरेंट के लिए हमारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा लगा था। सच तो ये था कि वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो सब छोड़कर पाकिस्तान चला आएगा। बस मेरी भी एक बात है कि हम इस घर से अपने सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं सेकंड पोर्शन खाली करवाना चाहता हूँ मैम, अगर आपको और आपकी दो बातों वाली बेटी को एतराज़ ना हो तो, क्योंकि मैं किराए के घर के बजाय अपने घर रहना चाहता हूँ। इशरत मुस्कुराती रही। फजर के लिए यही बात अहम थी कि वो इसकी दोनों बातों को दिल से लगाकर यहाँ मौजूद था। इससे बढ़कर वो क्या चाह सकती थी। अगर कोई और बात ना हो तो बाबा और मम्मा अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे ताकि शादी के इंतज़ामात देख सकें। इशरत हंसते हुए किचन में चली गई। असीद, आप बचपन से मेरा बोझ बांटते आ रहे हैं, अब भी? इसकी आवाज़ भर आ गई। वो इससे आगे कुछ नहीं कह सके, क्योंकि तुम मुझे बचपन से बहुत क्यूट लगती हो फजर, और अब भी। वो हौले से मुस्कुरा दिया। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। फिर से आऊँगी खूबसूरत से किसी नावल के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।